सोनागाची की रातें पार्ट 47। मौजमदार की बातों से उसे इतना अंदाजा हो गया कि कालीपुर नाम का रेलवे स्टेशन वहां करीबी है और ये लोग एक दिन उसी जगह गुजारकर दूसरे दिन रात के वक्त वहां से कलकत्ते ले जाने वाले हैं। नजमी ने अपने दिलो दिमाग से मायूसी और हसरत और यास के तमाम जज्बात को निकाल बाहर फेंका और अपने जहन की पूरी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए वहां से फरार होने के मंसूबे पर गौर करना शुरू कर दिया। दिन चढ़ा तो मौजमदार ने खुद कोठरी में आकर नजमी के पाँव की रस्सी खोली और कहा, मेरा आदमी तुम्हें तालाब पर ले जाएगा, जाकर स्नान करो, फिर नाश्ता करके यहाँ आराम करना। एक बात ध्यान से सुन रखो चंदा, भागने की कोशिश फजूल होगी। इस सारे इलाके में मेरे आदमी फैले हुए हैं, चलो बाहर निकलो। नजमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सर झुकाए खड़ी रही। मौजमदार ने नजमी को बालों से पकड़कर एक झटका दिया और गरज कर बोला, क्या सुनती नहीं हो मैं क्या कह रहा हूँ? नजमी ने आहिस्तगी से उसी की जुबान में कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। शाबाश। मौजमदार ने नजमी के सर पर हाथ फेर कर कहा। एक धोती पोश काला कलूटा हिंदू बंगाली जिसने हाथ में डाह पकड़ रखा था नजमी को करीबी तालाब पर ले गया। उसने तालाब की सीढ़ियों की तरफ इशारा करके कहा, उधर जाओ, हम इधर पहरा देगा, भागेगा ना तो इस डाह से टुकड़े कर देगा। तालाब से नहाकर वापस आने के बाद नजमी ने इर्द गिर्द गहरी नजर से जायजा लिया। ये जगह किसी वीरान इलाके में वाक़ई थी जहाँ एक तरफ नारियल के दरख्तों की कतार अंदर तक चली गई थी और दाएं जानिब ऊंची नीची जमीन पर जगह जगह जंगली झाड़ियों और सूखी घास उग रही थी। कुछ दूर नजमी को कुछ खंबे नजर आए जो शायद टेलीफोन के थे। ये मशरक की तरफ जा रहे थे। कोठरी में वापस आने पर उसे उबले हुए चावल और मछली का सालन दिया गया। नाश्ते के बाद उसका एक पाँव चारपाई से बांध दिया गया। नजमी चारपाई पर लेट गई और फरार होने के बारे में गौर करने लगी। उसका जहन बड़ी तेजी से काम कर रहा था। वो एक बार अपनी जिंदगी फिर दांव पे लगा देना चाहती थी। वो इन जराइम पेशा लोगों के चुंगल से निकलकर किसी न किसी तरह कालीपुर रेलवे स्टेशन पहुंचना चाहती थी। वहां के स्टेशन मास्टर को भी अपनी विपदा सुनाकर उससे मदद ले सकती थी। फिर उसे ख्याल आया कि वो तो पाकिस्तानी है और उसके पास पासपोर्ट भी नहीं है। स्टेशन मास्टर तो उसे पुलिस के हवाले कर देगा। यहाँ की पुलिस हिंदू है, खुदा जाने वो उसके साथ क्या सलूक करे। उसे गैर कानूनी तौर पर इंडिया में दाखिल होने के जुर्म में कैद की सजा हो जाए। ये भी हो सकता है कि उसे पाकिस्तानी जासूस समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए और फिर खुदा जाने उसको कैसी कैसी अज़ियतें देकर हलाक कर दिया जाए। नहीं नहीं, नजमी ने सोचा, उसे कलकत्ते पहुंचकर पाकिस्तानी कौंसिल खाने में जाने की कोशिश करना होगी। कलकत्ते में मुसलमान बंगाली भी हैं, वो जरूर उसकी मदद करेंगे। उसे ये भी मालूम नहीं था कि कलकत्ते में पाकिस्तान का कौंसिल खाना है भी या नहीं। इसी उधेड़बुन में सारा दिन गुजर गया। शाम को एक बार फिर नजमी को तालाब ले जाया गया। इस दफा नजमी ने अपनी कोठरी का भी बगौर जायजा लिया। ये बांस की चार दीवारी वाली झोपड़ी नुमा कोठरी थी जिस पर नारियल की शाखों की ढलानी छत पड़ी थी। कोठरी के अकब की जानिब नशेब था। आगे जाकर जमीन फिर ऊंची होकर हमवार हो गई थी। उससे आगे जंगली झाड़ियों और कहीं कहीं उगे हुए नारियल के छरेरे दरख्तों का सिलसिला शुरू हो जाता था जो दूर बिजली या टेलीफोन की तारों के खंभों तक चला गया था। रात को एक बार फिर नजमी को मछली और उबले हुए चावल खाने को दिए गए। उसी रात के पिछले पहर लोगों को वहां से आगे रवाना होना था। शाम होते ही ये लोग बाहर किसी नशावर मशरूब का मटका खोलकर बैठ गए। कुछ ही देर बाद उनकी आवाजें बुलंद हो गई और वो आपस में वाहियात बातें करने लगे। नजमी के पाँव में जो रस्सी बंधी थी वो इतनी लंबी थी कि वो चारपाई से उतरकर सिर्फ 2 कदम चल सकती थी। चारपाई बांस की थी। नजमी ने उसे उठाकर कोठरी के बांस के दरवाजे के करीब किया और सुराख से बाहर झांक कर देखा। 4 आदमी थोड़े फासले पर सामने घास पर आलती पालती मारे नारियल के प्यालों में शराब पी रहे थे। एक तरफ लालटेन जमीन पर रखी थी। उसकी धीमी रोशनी में नजमी ने मौजमदार को देखा। वो भी उन लोगों के दरमियान बैठा लहक लहक कर बातें कर रहा था। नजमी दिल ही दिल में दुआएं मांगने लगी कि ये लोग पी पी कर इसी जगह बेहोश हो जाएं। उसने चारपाई दरमियान में खिसका ली और रस्सी की गांठ को गौर से देखने लगी। रस्सी पटसन की थी। उसकी 2 गांठें नजमी के पाँव में लगी थी और 2-3 गांठें पायती की तरफ बांस के साथ लगी हुई थी। नजमी ने अपने पाँव में लगी गांठों को खोलने की कोशिश शुरू कर दी। उसे जल्दी एहसास होगा कि गांठें इतनी पुख्ता हैं कि अगर वो सुबह तक भी कोशिश करती रहेगी तो नहीं खोल सकेगी, मगर उसे हर हालत में उन्हें खोलना और उसी वक्त वहां से फरार होना था। उसने कोठरी में निगाह दौड़ाई, मगर उसने दिन के वक्त भी देख लिया था कि कोठरी में सिवाय बांस की चारपाई के कोई दूसरी चीज नहीं थी। बाहर से अब किसी के बेसुरे बंगला गाने की आवाज आ रही थी। रात गहरी होती जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता बाहर बैठे आदमियों की आवाजें मध्यम पड़ती चली गईं, फिर गहरी खामोशी छा गई। नजमी ने पाँव की रस्सी खोलने की जद्दोजहद शुरू कर दी। वो रस्सी को पायती के बांस से रगड़ने लगी। दरवाजे के बाहर आहट हुई। नजमी ने जल्दी से हाथ पीछे हटा लिया और चारपाई पर खामोशी से लेट गई। दरवाजा आहिस्तगी से खुला। नजमी ने लेटे लेटे पलट कर देखा। ये मौजमदार नहीं था, उसका एक साथी था। वो लड़खड़ा रहा था।
नजमी जल्दी से उठकर बैठ गई। आदमी भी जल्दी से जमीन पर बैठ गया, फिर तेजी से लपक कर चारपाई पर दोनों हाथ रखकर सरगोशी में बोला, चंदा भाई, मैं तुझे ऐश कराऊंगा मेरे साथ। चंदा भाई, मेरे साथ ऐश कराऊंगा रे, मेरे साथ भाग चल 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 निकल। उसे बहुत चढ़ी हुई थी, उसके मुंह से बात सही से नहीं निकलती थी। वो गर्दन तोते की तरह घुमा रहा था। अचानक नजमी के जहन में एक ख्याल बिजली की तरह चमका। उसने उस हिंदू बंगाली के हाथ थाम ली और आहिस्ता से बंगला में बोली, मुझे यहाँ से निकाल के ले चल, मैं सारी जिंदगी तेरी खिदमत करूंगी। आदमी ने सीना फुला लिया और बोला, चंदा रानी, तू तो रानी है, खामोश, बोल नहीं, साला मुजमदार न सुन ले। साला कहाँ सुनेगा, मैंने सबको बहुत पिला दिया। चल चंदा, मेरे साथ भाग चल। चंदा ने उसे पाँव की रस्सी दिखाई। वो दांतों से रस्सी की गांठें खोलने लगा। खुदा जाने उस दुबले पतले हिंदू बंगाली में इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि उसने चंद ही लम्हों में रस्सी खोल डाली। नजमी चारपाई से नीचे उतर आई। वो आदमी नजमी को पीछे खींचकर बोला, चंदा रानी, जल्दी ना कर, मुझे देख आने दे। वो लड़खड़ाता हुआ कोठरी से बाहर निकल गया। उसके फौरन बाद वो अंदर आया और दोनों बाजू खोलकर बोला, वो साले बेहोश पड़े, मैंने जानबूझकर उन्हें ज्यादा पिला दी थी। वो खुद भी बहुत ज्यादा चढ़ाया हुआ था, उसे उसका एहसास नहीं था। वो बार बार लड़खड़ा जाता था। नजमी के लिए सूरत हाल बहुत फायदा बख्श थी। बजाय इसके कि वो आदमी नजमी का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता, नजमी ने उसका बाजू पकड़ा और उसे कोठरी से निकालकर एक तरफ चलाने लगी। बाहर लालटेन की लौ बहुत धीमी कर दी गई थी। ये सब कुछ उस आदमी ने ही किया था क्योंकि वो रात को नजमी को वहां से भगाकर ले जाना चाहता था। घास पर मोजमदार और उसके बाकी साथी औंधे पड़े थे। नजमी अपने आशिक सादक को संभाले नशेब की तरफ अंधेरे में बढ़ी तो आशिक लड़खड़ा कर गिर पड़ा। गिरते ही उठ खड़ा हुआ और आगे पीछे यूं डोलने लगा जैसे तूफानी समंदर में जहाज के अर्शे पर खड़ा हो। नजमी उस जगह से छोड़ना नहीं चाहती थी। वो शोर मचा सकता था। उसने अपने महबूब का थाम लिया। वो नजमी का सहारा लिए लड़खड़ा कर चल रहा था और साथ साथ बार बार अपने होठों पर उंगली रखकर नजमी को खामोश रहने का इशारा भी करता जा रहा था। आगे नशेब थी। यहाँ आते ही वो ऐसा लड़खड़ाया कि जमीन पर लोटनिया खाता दूर तक चला गया। नजमी भागकर उसके पास आ गई कि अगर वो शोर मचाए तो उसका मुंह बंद कर दे। ये खदशा बेबुनियाद था क्योंकि उसे इतना होश ही नहीं था। वो बेसुध और बेहोश पड़ा था। नजमी ने दिल ही दिल में अपने आशिक का शुक्रिया अदा किया और सामने वाले मैदान की चढ़ाई चढ़कर ऊपर नारियल के दरख्तों में आ गई। आसमान पर सितारे चमक रहे थे जैसे वो भी नजमी के अजीबोगरीब फरार को दिलचस्पी से तक रहे हों। नजमी ने दूर खंभों की कतार की तरफ भागना शुरू कर दिया। वो निस्वारी रंग की धोती नुमा साड़ी में मलबूस थी। पाँव में रबड़ की चप्पल थी जो उसे तेजी से भागने से रोक रही थी। उसने चप्पल उतारकर हाथ में पकड़ी और अंधाधुंध भागने लगी। बहुत जल्द उसने मैदान पार कर लिया और नारियल के दरख्तों की कतार के पास आ गई। जमीन पर सूखी घास थी और अंधेरे में झाड़ियां आसेबी सायों की तरह लग रही थी। नजमी उनके दरमियान भागती चली गई। जब थक जाती तो बैठकर थोड़ी देर सांस दुरुस्त कर लेती और फिर भागना शुरू कर देती। फरार का शायद यह आखिरी मौका था। वो इस मौके से भरपूर फायदा उठाते हुए जराइम पेशा लोगों की गुनाह आलूद जिंदगी से जितनी दूर हो सकती थी हो जाना चाहती थी। आसमान सितारों से भरा हुआ था मगर नजमी को उसे देखने की फुर्सत नहीं थी। उसका जिस्म पसीने में शराबोर हो गया था। सूखी घास उसके पांव के तलवों को तकलीफ दे रही थी मगर नजमी उससे बेनियाज भागी चली जा रही थी। उसने ऊंचा नीचा मैदान अबूर कर लिया। नारियल के दरख्तों की कतार बहुत पीछे रह गई थी। वो टेलीफोन के खंभों के पास आ गई। यहाँ धान के खेत थे। जुनूब मगरिब की तरफ उसे दूर रोशनी से झिलमिलाती दिखाई दी। जरूर इधर कोई आबादी होगी। ये सोचकर नजमी उस रोशनी की तरफ दौड़ने लगी। अब वो बहुत थक गई थी और उससे भागा नहीं जाता था। मोजमदार और उसके आदमी अगरचे बेसुध पड़े थे मगर मुमकिन था कि वो होश में आ जाए और मोजमदार उसे वहां ना पाकर उसकी तलाश में निकल खड़ा हो। इसीलिए नजमी रातों रात उस खतरनाक इलाके से निकल जाना चाहती थी। दौड़ने की उसमें सकत नहीं थी। वो तेज तेज चलने लगी। थोड़ी देर बाद वो तेज चलते हुए भी थक गई तो वहीं बैठकर हाँफने लगी। जिस्म पसीने से घबरा गया था। घी हलक अलग खुश्क हो रहा था। उसने साड़ी के पल्लू से मुंह पोंछा। जरा सांस ठीक हुआ तो उठी और रोशनी की तरफ चलने लगी जो अब करीब आ गई थी। ये एक दो नहीं बल्कि 3 रोशनियां थीं। असल में ये एक छोटी नीम पुख्ता सड़क थी जो कालीपुर की मंडी से निकलकर आगे किशनगाम के कस्बे तक चली गई थी। सड़क पर आकर नजमी को कुछ तसल्ली हुई कि वो इंसानी आबादी में पहुंचने वाली है। उस वक्त रात के 1:30 बजे का समा था। ठंडी मरतूब हवा चलने लगी। सड़क के किनारे काफी फासलों पर धीमी रोशनी वाले बल्ब रोशन थे। रास्ते में नजमी ने एक तालाब देखा मगर उसका पानी बहुत नीचे जाकर था और सीढ़ियां गायब थी। अंधेरे में नजमी ने तालाब तक पहुंचकर पानी पीने का खतरा मोल नहीं लिया।
वो सड़क के किनारे किनारे जिस तरफ अंधेरा था उस जानिब चल रही थी। कभी कभी वो पीछे भी मुड़कर देख लेती। उसकी पिंडलियां दर्द करने लगी थी। अब वो छोटे छोटे कदम उठा रही थी। जब खंबे की रोशनी आती तो वो झाड़ियों के पीछे से होकर निकल जाती। यूं ही चलते चलते उसने दूर झिलमिलाती रोशनियों को देखा, जो पहले तो दूर सितारों की तरह टिमटिमाती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता उभर कर सामने आ गई। ये 6-7 रोशनी के नुक्ते थे, जिनमें से कुछ सुर्ख रोशनियां थी। अचानक नजमी को ख्याल आया कि ये जरूर कोई रेलवे स्टेशन होगा और ये रेलवे सिग्नल की सुर्ख बत्ती है। रेलवे स्टेशन के ख्याल से नजमी में एक नया हौसला आ गया। वो यहाँ से किसी भी ट्रेन में बैठकर कलकत्ते जा सकेगी। उसने दोबारा सिग्नल की बत्ती की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। थोड़ा भागने के बाद वो थक गई। अब वो फिर कदम कदम चल रही थी। आधे घंटे के बाद वो रेलवे लाइन पर आ गई, जो सीधी एक छोटे से स्टेशन की तरफ जा रही थी, जहाँ कुछ सुर्ख और जर्द बत्तियां झिलमिला रही थी। नजमी तेज तेज चलने लगी। रेलवे स्टेशन करीब आया तो उसने अपनी रफ्तार मध्यम कर ली। यहाँ पर पार्ट 47 का अख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 48 समाअत फरमाएं।